हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की। हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान का थर्ड चैप्टर, जिसमें हमने टिकेंद्रजीत, बिरसा मुंडा और इन सब के बारे में पढ़ा कि इन्होंने जनजाति विद्रोह किस प्रकार हुआ इनमें। तो आज हम इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, विच इज स्टार्ट फ्रॉम शिल्प और उद्योग। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। प्लासी के युद्ध 1757 से पूर्व ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जो वस्तुओं तथा कीमती धातुओं जैसे कि सोना, चांदी के बदले विभिन्न प्रकार की भारतीय वस्तुएं जैसे कि कपड़ा, मसाले आदि प्राप्त करती थी, और फिर इन वस्तुओं को विदेशी बाजार में बेचकर इन्हें भारी मुनाफा अर्जित करती थी। बंगाल के पश्चात इस स्थिति में आमूल परिवर्तन आया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग अपने व्यापारिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया। उसने बुनकरों को इस बात के लिए मजबूर किया कि वे अपने उत्पाद बहुत सस्ती दरों पर अथवा अंग्रेजों द्वारा निर्धारित दामों पर ही उन्हें बेचें। इससे कारीगरों को भारी हानि उठानी पड़ती थी। इसका दुष्प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ने लगा था। भारतीय कारीगरों को कार्य करने की स्वतंत्रता भी प्राप्त नहीं थी, और इसके कारण भारतीय बुनकरों को कच्चा कपास प्राप्त करने के लिए आवश्यकता से अधिक मूल्य चुकाना पड़ता था, जिसके कारण भारतीय बुनकर उद्योग पराभव की ओर अग्रसर होने लगा। और इसी नीति को आगे जारी रखते हुए अंग्रेजों ने भारतीय कपड़े के इंग्लैंड में प्रवेश करने पर भारी कर लगा दिया था, और जिसके कारण भारतीय कपड़ा महंगा हो गया था और भारतीय बुनकरों को प्राप्त होने वाला लाभ काफी मात्रा में घट गया था, और इन सभी का भारत के हस्तशिल्प पर गंभीर प्रभाव पड़ा और शताब्दियों तक विश्व में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त भारतीय हस्तशिल्प लगातार पिछड़ने लगा, और भारत में अधिकांश वस्तुएं पुराने पारंपरिक तरीकों से हाथ से बनाई जाती थी, जिसके कारण भारतीय वस्तुओं का मूल्य कुछ अधिक होता था, और जिसके विपरीत ब्रिटेन में वस्तुएं भाप चलित मशीनों से बड़े पैमाने पर तैयार की जाती थी, जिससे उनका मूल्य भारतीय वस्तुओं की तुलना में कम होता था। और ये मशीन निर्मित सस्ती वस्तुएं जब भारत के बाजारों में पहुंची, तो उन्होंने महंगी भारतीय वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया, और ऐसा होने से भारतीय शिल्पों को हानि उठानी पड़ी, जिससे सूती वस्त्र उद्योग बर्बाद हो गया और इसमें लगे हुए अधिकतर कारीगर बेकार हो गए और कृषि की ओर मुड़ गए। वस्त्र उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग जैसे कि लोहा, कांच, धातु रंजक, बर्तन, कागज, जलयान निर्माण तथा तेल आदि उद्योग भी अत्यंत शोचनीय स्थिति में थे। 9 भारतीय हस्तशिल्प की बर्बादी उन कस्बों या शहरों में स्पष्टतः परिलक्षित हुई जो अपने उत्पादों के लिए विख्यात थे, और अनेक शहर जैसे कि ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत आदि औद्योगिक रूप से इनमें संपन्न थे तथा उनमें घनी जनसंख्या निवास करती थी, और वे धीरे धीरे जनसंख्या विहीन तथा वीरान होकर रह गए। कृषि पर निर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करना ही उनके पास एकमात्र साधन था, और इस तरह कृषि क्षेत्र जो पहले से ही धनी जनसंख्या के बोझ तले दब रहा था, उस पर और अधिक भार पड़ गया, और ग्रामीण व्यवस्था का धीरे धीरे विनाश हो जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा घरेलू उद्योगों के बीच का संयोजन टूट गया, जिससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विनाश हो गया। भारत से निर्मित वस्तुओं के निर्यात के अतिरिक्त अब विभिन्न प्रकार के कच्चे माल जैसे कपास, रेशम आदि के निर्यात के लिए भी भरपूर जोर दिया जाता था, क्योंकि इस कच्चे माल की ब्रिटेन के उद्योगों को बहुत आवश्यकता थी। बागानों से संबंधित उत्पादों जैसे कि नील, चाय आदि का निर्यात भी होता था, और इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर भारत से खाद्यान्न भी ब्रिटेन भेजा जाता था। धन का दोहन की बात करते हैं।
तो अंग्रेजों ने भारत की धन संपदा और संसाधनों को बड़े पैमाने पर ब्रिटेन भेजा, जिसका अधिकांश हिस्सा किसी भी सूरत में भारत लौटकर नहीं आया और अंग्रेज अपने शासनकाल के प्रारंभ से अंत तक केवल विदेशी ही बने रहे और उन्होंने अपनी सभी नीतियां, चाहे वह उन्हें कार्यों के विषयों में हो अथवा व्यापार के विषय में हो, इस आधार पर बनाई जाती थी कि एक दिन उन्हें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात ब्रिटेन लौट जाना है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत सरकार का नियंत्रण भी एक ऐसी विदेशी कंपनी द्वारा किया जाता था जो व्यापार के उद्देश्य से ही बनी थी और जिसका नियंत्रण व्यापारियों के ही हाथों में था और धन के दोहन की यह प्रक्रिया 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात प्रारंभ हुई और जब कंपनी के कर्मचारियों ने जबरदस्ती साहूकारों, सेठों, जमींदारों और व्यापारियों से धन ऐंठना आरंभ कर दिया और उसे ब्रिटेन भेजना आरंभ कर दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी के कर्मचारियों को वेतन भत्ते और इंग्लैंड लौटने के पश्चात पेंशन भी भारत से प्राप्त आय से ही दी जाती थी। अंग्रेज प्रतिवर्ष लाखों पाउंड की धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजते थे और भारतीय विद्वानों जैसे कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त और महादेव गोविंद रानाडे ने धन के इस दोहन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करके बताया कि कच्चे माल, लाभ, उपहार और प्रशासनिक खर्च के रूप में भारी मात्रा में भारी धनराशि इंग्लैंड भेजी जाती थी, जिसके बदले में भारत को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था और एक अनुमान के अनुसार कंपनी के सेवकों द्वारा 1757 और 1765 के मध्य 60 लाख पाउंड की धनराशि भारत से इंग्लैंड भेजी गई, जो किसी भी रूप में भारत लौटकर नहीं आई। ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। सो हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।